हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी फीमेल सुपरवाइज़र की एक टेंटेटिव डेट हमारे पास आ चुकी है। इस टाइम पे सभी बच्चों की आई होप की तैयारी बहुत अच्छी होगी। नाउ दिस इज़ द टाइम जहां पे आप मॉक्स के ज़रिए आप टेस्ट करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इसी के लिए हम लाए हैं आपके लिए टॉप 300 MCQs, जिन्हें हम मल्टीपल वीडियोज़ में आपको अवेलेबल करवाएंगे। इन वीडियोज़ को देखिए, अपने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। So without wasting much time, let's get started. So question number one कह रहा है what is a society? अब देखो, अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा, the first topic itself is about society. तो पहला टॉपिक ही सोसाइटी की बात कर रहा है। तो लेट्स सी कि सोसाइटी क्या होता है। पहला कह रहा है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन परसिस्टेंट सोशल इंटरेक्शन। सेकंड इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, नहीं, क्योंकि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं। देन इज अ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन और अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसमें क्या होगा सोसाइटी का आंसर? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन परसिस्टेंट सोशल इंटरेक्शन। दैट इज योर ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ठीक है, मैं सभी को बोलूंगी कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं उसी के साथ आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप खुद आंसर देने की कोशिश करें और देखें कि कितनी एक्यूरेसी आती। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज व्हिच टर्म डिस्क्राइब अ सोशल यूनिट विद कॉमन नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स और आइडेंटिटी। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लगेगा? तो अगर आप देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल सी विच टर्म डिस्क्राइब्स सोशल यूनिट, जहाँ पे कॉमन नॉर्म्स हैं, कॉमन वैल्यूज हैं, कस्टम्स कॉमन है और आइडेंटिटी कॉमन है। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी में क्या होती है? वी फीलिंग। कम्युनिटी में होती है वी फीलिंग। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है दोस्तों, अगर आप रियल एग्जाम में भी जब बैठेंगे तो कीवर्ड्स को जरूर देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रही हूँ, आप रियल एग्जाम में जाके भी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। इससे क्या होता है? इससे जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं दे के आओगे ना। एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पज। अब देखो, पहले कॉमन आइडेंटिटी की बात कर रहा था, अब बात कर रहा है कॉमन पर्पज। तो कॉमन पर्पस, अगर कोई एक कॉमन पर्पस के को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा एसोसिएशन। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज एसोसिएशन? एसोसिएशन बच्चा वो होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक ना, आप देखते हैं सोसाइटी इज टू ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कम्युनिटी इज टू। तो कम्युनिटी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो that is your localized group. Now moving on to the question number 5, which of the following is an example of an association? Now association मैं explain कर चुकी हूँ। Now pause the video and try to answer this question. Neighborhood नहीं, रेड क्रॉस सोसाइटी देखते हैं, फैमिली नहीं, फ्रेंडशिप ग्रुप नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज द रेड क्रॉस सोसाइटी। नाउ Which leader first instituted the Mandal Commission report for OBC reservation? तो कास्ट रिजर्वेशन, जो OBC रिजर्वेशन दी थी, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। Which leader first instituted the Mandal Commission report? That is your VP Singh. Now, question number 7. Which constitutional provision officially abolished the practice of अनटचेबिलिटी? तो कौन से प्रोविजन ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया था? ये क्वेश्चन एक बार JKSSB पूछ भी चुका है। नाउ अगर आप ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल 12, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज योर आर्टिकल 17। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 12? दोस्तों फंडामेंटल राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे वो अगर आप जीके के हिसाब से देख रहे हैं तो फंडामेंटल राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्टेट। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 17 अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, फिक्टिव किन्स। फिक्टिव किन्स रेफर्स टू, तो फिक्टिव किन्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ना तो कॉन्सेंजुइनल बॉन्ड्स की या एफिनल बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा। फिक्टिव किन्स, तो फिक्टिव किन्स कौन से होते हैं? फिक्टिव किन्स वो होते हैं जो ना तो कॉन्सेंजुइनल होते हैं ना तो एफिनल होते हैं, या तो यानी कि ना तो ब्लड रिलेटेड है ना तो मैरिज रिलेटेड है, यानी कि
जिन्हें हम अपनी चॉइस से अपना दोस्त बना रहे हैं, दैट इज योर बाय चॉइस फिक्टिव किन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एक्ट गिव्स मैरिड कपल्स लीगल राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और रिलीजन। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि मैरिज राइट्स की बात कर रहा है। तो मैरिज राइट्स जब एक कपल को मिलते हैं इररिस्पेक्टिव, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन के हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट, तो स्पेशल मैरिज एक्ट, अगर कोई भी कपल है वो अलग अलग रिलीजन से है तो शादी किस में रजिस्टर होती है, अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। नाउ तो दोस्तों हमारी, आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो हमारी टेस्ट सीरीज के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लगाएं, आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अवेलेबल है हमारे ऐप पे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे आप सभी के लिए अवेलेबल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 10। द 73rd and 74th Constitutional Amendment Act of 1992 provided reservation in local bodies। तो ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहा है, तो लोकल बॉडीज पे रिजर्वेशन दी गई है किसको, विमेन को, रिलेटेड टू विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। नाउ इन फ्रूट्स थ्योरी, सिगमंड फ्रूट की थ्योरी आई होप आप सभी ने पढ़ी होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, सिगमंड फ्रूट थ्योरी एंड एरिक एरिक्सन्स थ्योरी। नाउ फ्रूट थ्योरी, साइकोसेक्सुअल एनर्जी लाइज डॉर्मेंट ड्यूरिंग विच पीरियड। डॉर्मेंट का मतलब कि अभी वहां पे इतनी एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ओरल फेज, लेटेंसी फेज, एनल फेज या फेलिक फेज, तो आंसर वुड बी योर latency phase. Now question number 12, which anxiety disorder is characterized by obsession and compulsion। के कौन सा ऐसा एंजाइटी डिसऑर्डर है जहां पे आप ऑब्सेस्ड फील करते हो किसी चीज के लिए एंड आप कंपल्सिव फील करते हो उसी एक एक्टिविटी को बार बार करने की। नाउ द ऑप्शन विल बी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक पैराबोला, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट इज योर ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंट टू, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंट टू, तो डीपीएसपी जो है हमारे भारत के संविधान में वो किस लिए रखे गए हैं, टू एंश्योर फंडामेंटल राइट्स, नहीं, उसके लिए हमारे पास पार्ट 3 है। सेट डेवलपमेंट गोल्स, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज एंड प्रमोट वर्ल्ड पीस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट गोल्स। डीपीएसपी बताते हैं किसी एक स्टेट को किस तरीके से पॉलिसी बनानी है टू मूव टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। इंडियाज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहोल्डिंग राइट्स लाइक प्राइवेसी एंड होमोसेक्सुअलिटी अलाइंस विद सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी, ग्लोबल राइट्स रिजीम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और रिस्ट्रिक्टिव डोमेस्टिक लॉज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल राइट्स रिजीम, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे उरुग्वे, नॉर्वे, इन्होंने क्या किया, होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज किया है और इक्वल मैरिज राइट्स दिए हैं इवन टू द सेम सेक्स मैरिजेस। तो हमारे यहाँ पे जो डीक्रिमिनलाइज किया गया था 2018 में सेक्शन 377 को, बेसिकली इट अलाइंस विद द ग्लोबल राइट्स रिजीम। Now, the next question, which organization works on child protection issues in India? तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है? हम सभी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा चाइल्ड राइट्स को सिलेबस में, तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजिली, ठीक है। नाउ ट्राई टू आंसर। चाइल्ड राइट्स कमीशन, नेशनल चिल्ड्रंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द child rights. Now the next question is question number 16. India's child sex ratio as per 2011 census was how many females per 1000 male? तो इसका आंसर क्या होगा, 886, 890, 894 और 896, तो आंसर would be 896. Now next is a process of being फेयर टू मेन एंड वीमेन, जहाँ पे मेन और वीमेन को इक्वली ट्रीट किया जाए, क्या वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है। जेंडर इंटीग्रेशन नहीं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, आंसर वुड बी जेंडर इक्विटी, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको कई बार एग्जाम में भी आपके साथ ये होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के 2 आंसर लगेंगे, ठीक है। तो आपने वहां पे, क्योंकि सोशियोलॉजी से वेरी सब्जेक्टिव थी, अब वहां पे आपने क्या करना है, यू विल हैव टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो वहां पे मेरा सजेशन यही रहेगा, जहां पे आपको लगता है कि अब मुझे 2 ऑप्शंस तो मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं,
तो मैं दो ऑप्शंस में अभी फंस गई हूँ, तो उन दो ऑप्शंस में आप क्या करेंगे, आप वहां पे ढूंढेंगे द मोस्ट अप्रोप्रिएट एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच सेक्टर अकाउंट्स फॉर हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन ग्लोबली। तो ग्लोबली जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन विल बी द आंसर। नाउ व्हाट इज द गिनी कोएफिशिएंट यूज्ड टू मेजर। गिनी कोएफिशिएंट अगर आपने इनकम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा होगा तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। गिनी कोएफिशिएंट दैट इज योर इनकम इनइक्वालिटी। नाउ ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन में थोड़ी सी गलती कर दी है, इसका आंसर होना चाहिए इनकम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, नाउ विच लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। तो इंडिया में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे देखेंगे ट्रैफिकिंग, बेगरी, करप्शन, ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। नाउ टेल मी द आंसर कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान, कौन सा आर्टिकल जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए हमें दिया गया है। ठीक है, तो आप आंसर करो कौन सा हो सकता है, आप इसको हमारे कमेंट में आंसर करेंगे दैट विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है। तो जरूर से इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विच लीगल फ्रेमवर्क, कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दे रहा है, दैट इज योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और आर्टिकल जो क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एज पर एरिक्सन्स थ्योरी द साइको सोशल क्राइसिस अकरिंग इन एडोलेसेंस, जब बच्चा जो है वो एडोलेसेंस एज में होता है, ठीक है, तो वहां पे उसको क्या अभी यहाँ पे डिलेमा होगा, तो यहाँ पे आंसर वुड बी के आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ना The next question is, which of the following factors contribute to limiting women's access to leadership roles? कि ऐसे कौन से factors हैं among the following जो women को leadership role में जाने से पहले रोकते हैं? So let's see the options. First is cultural structures. Second is restricted mobility, कि हाँ cultural structures ही कुछ ऐसे बनाए हैं, gender stereotype roles ऐसे बनाए हुए हैं कि लड़की हो तो इस तरीके से behave करो, लड़का है तो एक particular way में behave करेगा। रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, यस वुमेन की मोबिलिटी आज भी रिस्ट्रिक्टेड है। लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, करेक्ट, अगर आज भी आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर प्रोफेशन में आपको क्या मिलता है, मेल मेंबर्स मिलेंगे, ठीक है, बॉयज़ मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which system is responsible for transporting blood, nutrients, oxygen throughout the body। ठीक है, तो ये आपने मल्टीपल, अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे देंगे। आपने मल्टीपल सिस्टम्स पढ़े होंगे, सिलेबस में दिए हुए हैं, तो कौन सा सिस्टम जो है जो ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, दैट इज योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। ना ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे नैब तहसीलदार हो गया, पटवारी हो गया, सब इंस्पेक्टर एंड मेनी मोर, तो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज दोनों अवेलेबल है, हमारे पास मेंटोरशिप अवेलेबल है, तो आप इन कोर्सेज में खुद को एडमिट कर इन कोर्सेज में अपनी एडमिशन करवा सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं ना। Which parameter is monitored to access the oxidative rancidity of fats and oil? अब यहाँ पे बोल रहा है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा दैट इज योर केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, तो केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि कौन सा पैरामीटर हम यूज करते हैं ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, फैट्स या ऑयल्स को टेस्ट करने में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड वैल्यू। जैसे ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है तो बहुत सारे बच्चों को पीएच लेवल भी लग रहा होगा, पीएच लेवल इज बेसिकली टू चेक दी एसिडिटी और बेसिस। नाउ व्हेन शुड जेनाइटल हाइजीन बी प्रैक्टिस, तो जेनाइटल हाइजीन कब प्रैक्टिस करने चाहिए, वंस अ मंथ नहीं, ओनली ड्यूरिंग, यहाँ पे ओनली लिखा है, अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन लिखा होता तो बात अलग हो, ओनली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, नो, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड बिफोर एंड आफ्टर दी, यहाँ पे एंड है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, सो बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी। अब आपको ये दोनों अप्रोप्रिएट लग रहे होंगे, ठीक है, यू माइट बी थिंकिंग कि बिफोर एंड सेक्सुअल एक्टिविटी इज ऑल्सो राइट आंसर एंड यूजिंग द टॉयलेट, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट इज ऑल्सो राइट आंसर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे हो जाएगा बिफोर एंड आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर पॉक्सो एक्ट, ठीक है,
हेवियर पेनल्टीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर, तो पॉक्सो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो ये एक्ट आया था 2012 में। हेवियर पेनल्टीज आर प्रिस्क्राइब्ड, ज्यादा जो बहुत हेवी पेनल्टीज किसके लिए दी गई है, हेवियर पेनल्टीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, बहुत घिनौने सेक्सुअल क्राइम्स के लिए जो है वो बहुत हेवी पेनल्टीज है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन इंद्रधनुष एम्स टू फुल्ली इम्यूनाइज चिल्ड्रन अगेंस्ट हाउ मेनी वैक्सीन। अब देखो फ्रेंड्स, मिशन इंद्रधनुष आया था, मिशन इंद्रधनुष की बात यहाँ पे की गई है कि इम्यूनाइज, बेसिकली वैक्सीनेशन मिलेगा, इम्यूनाइज चिल्ड्रन अगेंस्ट हाउ मेनी। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितने डिजीजेस, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइज तो कर रहे हैं बट कितने डिजीजेस। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 8 आंसर करेंगे, तो 8 जो था वो पहले वाले में था, ठीक है। तो प्रेजेंटली मिशन इंद्रधनुष इज कवरिंग 12 diseases, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर वुड बी योर ऑप्शन डी, दैट इज योर 12 diseases. Now moving on to the next question, the Heckman curve demonstrate the investment in ECE होना चाहिए, that is your early childhood education, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो हेकमैन कर्व क्या कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट की जाती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, तो उससे हमें क्या मिलते हैं, ऑब्वियसली अगर आप पहले ही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्किल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे बाद में जाके क्या मिलता है, हायर रिटर्न्स, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिटायरमेंट सेविंग फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा अटल पेंशन योजना. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the key objective of establishing पोषण वाटिकाज. अब पोषण वाटिकाज क्या होता है, पोषण वाटिकाज अगर आपने पढ़ा होगा तो पोषण वाटिका बेसिकली अ काइंड ऑफ अ गार्डन जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड उगाने की बात कर रहा है, फूड एंड फ्रूट्स, यानी कि ऑर्गेनिक वे में जहाँ पे ज्यादा केमिकल्स वगैरह ना यूज हो, तो फ्रेश प्रोड्यूस जो है वो अवेलेबल हो. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग पोषण वाटिकास, दैट इज टू एनहांस द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस. ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी. इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के क्वेश्चंस. स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड.